तो बेटा सबसे पहला सवाल मुझसे इस पेपर के अंदर अक्टूबर नवंबर 2013 के पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछा है, डिस्क्राइब द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट क्वेटा। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये बताओ भाई बारिश कब ज्यादा हो रही है कब कम हो रही है। और कभी भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल एग्जाम में आ जाए ना, तो तीन चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले आपने बताना है हाईएस्ट, फिर आपने बताना है लोएस्ट, और फिर आपने ओवरऑल ही बात करनी है। ठीक है कि ओवरऑल आपको क्या ट्रेंड दिखता है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे बेटा मेरा हाईएस्ट पीक बारिश जो है ना वो दिख रही है कहाँ पर भाई, जनवरी के अंदर मुझे मेरी हाईएस्ट पीक बारिश दिख रही है। तो मैं ये पहली बात लिख सकता हूँ कि जनवरी के अंदर क्या है बेटा, जनवरी के अंदर है हाईएस्ट रेनफॉल। दूसरी बात मुझे बताना है लोवेस्ट। तो लोवेस्ट देखूं तो मैं बेटा सबसे लोवेस्ट बारिश जो है ना वो सितंबर के मंथ में है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि लोवेस्ट सबसे ज्यादा बारिश है ना बेटा वो कब हुई है, सितंबर के मंथ में हुई है। एक बात याद रखिएगा, पागल मत बनिएगा, लाइन जो है ना और डॉट्स जो हैं वो टेम्परेचर को शो करते हैं, और जो बार है ना बार, जो आपको बार ग्राफ्स दिख रहे हैं, ये बार शो करते हैं रेनफॉल को। सो बार्स इज अ representation of rainfall. On the other hand, the line is the representation of temperature. So every one of you must know the difference between the two. ठीक है ना। अच्छा, लोवेस्ट बारिश है भाई सितंबर के अंदर, हाईएस्ट बारिश है जनवरी के अंदर। और आप अगर ओवरऑल देखें तो समर्स का जो पीरियड है मई से लेकर नवंबर तक का, उधर है लो रेनफॉल। और बाकी दिसंबर से लेके अप्रैल तक के जो मंथ है उसमें हाई रेनफॉल है। ठीक है, दिसंबर से अप्रैल तक के मंथ में द रेनफॉल इज हाई, बट इफ आई गो थ्रू द मंथ्स मई टू सितंबर द रेनफॉल रिमेन्स लो। तो इस तरीके से बेटा आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं एग्जामिनर को। अच्छा, इसको अंग्रेजी में किस तरीके से लिखेंगे बेटा, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो यू कैन write it to the examiner. Quetta experiences, Quetta experiences high amounts of rainfall. Quetta experiences high amounts of rainfall during the months from December to April। अब आपने बताया कि भाई हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिसंबर से अप्रैल तक आती है, लेकिन आपको उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि हाईएस्ट अमाउंट कब है। तो आप बताएंगे द हाईएस्ट amount of rainfall is received in the month of, in the month of, कौन सा मंथ था भाई हाईएस्ट का, जनवरी मंथ था। अच्छा याद रखिएगा कि जो साइड में मेरे बार है ये टेम्परेचर शो कर रहा है, और जो मेरा राइट हैंड साइड पर बार है ये रेनफॉल शो कर रहा है तो दोनों तकरीबन इक्वल, लेकिन अक्सर पेपर्स में थोड़े से डिफरेंट भी आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब रेनफॉल की बात होगी तो आप रेनफॉल के बारे में बात करेंगे तो आप राइट हैंड साइड वाले बार को देखेंगे। जब भी आपकी बात होगी किसकी, टेम्परेचर वाले बार की, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले बार को देखना होगा। ठीक है ना। सो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये आपने लिख लिया हाई के बारे में, अब आपने लो के बारे में लिखना है बेटा। तो आप लिखेंगे ओवरऑल क्वेटा receives receives low amount of rainfall, low amount of rainfall in the months of, in the months from, in the months from, कब से कब लो है बेटा, मई से लेके नवंबर। इन द मंथ्स फ्रॉम मई टू नवंबर द लोएस्ट
amount of rainfall is received in the month of, कौन से मंथ में थी बेटा लोएस्ट, सितंबर। तो इस तरीके से बेटा आप रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, ओवरऑल बात करके, एक हाई पॉइंट एक लो पॉइंट को इंडिकेट करके आप एग्जामिनर को आराम से डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं बेटा, रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ बेटा वेरी क्लियर अप टिल हियर। पहले कि जब भी मैं हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करता हूं तो हमें लाइन ग्राफ को देखना है, बार ग्राफ को नहीं देखना, हमें लाइन देखनी है। तो लाइन जो ग्राफ है बेटा वो हाईएस्ट टेम्परेचर शो कर रहा है इस पॉइंट पर। अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन 30 के कुछ करीब करीब आ रहा है। तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड से। यानी कोयटा में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप इस 28 डिग्री सेंटीग्रेड का मंथ देखें तो ये मंथ पड़ रहा है, कौन सा मंथ पड़ रहा है बेटा, ये मंथ पड़ रहा है जुलाई का। तो आप सिंपली जाएंगे नीचे और जो उसने लिखा हुआ है कि भाई मुझे मंथ और टेम्परेचर बता दो, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है बेटा, आप लिख लेंगे कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मंथ कौन सा है जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वो जुलाई का मंथ है। ठीक है। अब उसने मुझे बोला भाई मुझे मिनिमम टेम्परेचर भी देखना है, तो मैं वापसी ग्राफ पे आ जाऊंगा और अब देखूंगा मिनिमम टेम्परेचर कितना है। ठीक है। अगर मैं अपना मिनिमम टेम्परेचर देखूं तो देखें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जनवरी वाला हो सकता है या तो दिसंबर वाला हो सकता है। लेकिन दिसंबर वाला जनवरी से थोड़ा सा ऊपर है, अगर आप प्रॉपर स्केल लगा के रख के देखेंगे ना तो दिसंबर वाला थोड़ा सा ऊपर है जनवरी वाले से, तो ऑफकोर्स आपको जनवरी वाला चूज करना है। अच्छा, अगर मैं जनवरी वाले को थोड़ा जूम करके देखूं तो वो कुछ इस साइड पे आ रहा है। अच्छा, हाफ से थोड़ा सा कम है तो आप 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। बेटर है 4 लिख लें कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 10 और 0 के बीच में आधी लाइन 5 की होती है, 5 से भी नीचे आ रहा है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें। अच्छा, किस मंथ में, जनवरी के मंथ में, तो आप ऑफ कोर्स लिख सकते हैं जनवरी के मंथ में। आप लिख लेंगे बेटा अपने पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मंथ ऑफ वेन बेटा, इन द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप बेटा यहाँ तक बात सबको क्लियर है। सिंपल सवाल था, ग्राफ से देख के लिखना था और करना था। ठीक है ना। 9 डिग्रीज नहीं है ना बेटा, 0 और 10 के बीच में है, और अगर आप 0 और 10 के बीच में देखोगे तो 5 आता है, और 5 से भी नीचे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना। यू हैव टू डिवाइड द टेबल इनटू 0 to 10। सही है। चले, give two reasons why temperatures are higher in summer than they are in winter at Quetta। तो सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स आप इसमें you will have to write about the factors affecting the temperatures। तो you could talk about the first thing is because of rainfall, क्योंकि बारिशें आ रही हैं, और जब बारिशें आती हैं तो जाहिर सी बात है आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। so the first thing is rainfall। और जब रेनफॉल आती है तो वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन कर देती है किसको बेटा, टेम्परेचर्स को। ठीक है ना। और दूसरी बात आप लिखेंगे इधर कि जो रेनफॉल है ये आती है किस फॉर्म में बेटा, इट इज यूजुअली प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। यूजुअली जो प्रेसिपिटेशन होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है ना। तो स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली टेम्परेचर्स क्या हो जाते हैं बेटा, टेम्परेचर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ भाई, और आप लिख सकते हैं मल्टीपल चीजों के बारे में। अच्छा, समर्स के अंदर एक तो आपने रेनफॉल वाला फैक्टर लिख लिया, दूसरा आप ये भी लिख लीजिएगा कि समर जो विंटर्स हैं उसमें बारिशें हैं तो क्लाउड कवर भी है। अच्छा, और जब क्लाउड कवर होता है तो वो सन की रेस को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि क्लाउड कवर भी है, और क्लाउड कवर क्या करता है बेटा, ब्लॉक्स द रेज ऑफ सनलाइट। और जब वो सनलाइट की रेस को ब्लॉक करेगा तो सर्टेनली क्या होगा बेटा,
टेम्परेचर्स वर्ड कूल डाउन, यानी टेम्परेचर्स है वो क्या कर जाएंगे बेटा, वो कूल डाउन कर जाएंगे। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। ये अभी हमने रिसेंटली फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा था। और रेनफॉल तो ऑफ कोर्स हर हर किस्म के टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। आपकी कराची में भी जब बहुत ज्यादा आपके पास जब बारिश गर्मी होती है तो आप भी तो दुआ करते हैं कि नहीं यार क्या हो टेम्परेचर कम हो जाए। और टेम्परेचर कम होने का फायदा क्या होता है, कि जितनी भी हीट होती है गर्मी होती है क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है, आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। इफ इट्स अंडरस्टैंडेबल बेटा प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, ताकि बेटा मैं आगे बढ़ सकूं। आई वांट ईच एंड एवरी वन टू ऑफ यू टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। 28 लोग बैठे हुए क्लास में बेटा, प्लीज क्लियर लिखें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ आए कि आपको हर चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, सॉरी मेरा माइक नहीं खुला हुआ था। सर टेम्परेचर हाई कैसे होगा रेनफॉल से, बेटा हाई नहीं होगा ना, लो होगा। ठीक है ना, तो आप ये लिखेंगे कि विंटर्स में बारिशें हो रही हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए समर में हाई है। ठीक है ना, तो आप बेसिकली जो रेनफॉल है इसका मतलब ये है कि रेनफॉल की वजह से विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कूल है। और जब विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कूल होगा तो समर्स में जाहिर सी बात है हाई होगा। ठीक है ना, तभी मैंने नीचे प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो लिखा है हानिया, जिसका क्लियरली मतलब है कि स्नोफॉल बेटा विंटर्स में ही आएगी ना, समर्स में तो नहीं आएगी। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ क्लियर हानिया अप टिल हियर। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। सर कांट वी राइट वेस्टर्न डिप्रेशन, बेटा रेनफॉल मतलब वेस्टर्न डिप्रेशन ऊपर लिख चुका हूँ तो बार बार क्यों लिखूंगा, रेनफॉल का मतलब वेस्टर्न डिप्रेशन ही है ना बेटा। बेसिकली सवाल आई नो कि ये पूछ रहा है कि हायर क्यों है समर्स के अंदर, आई गेट इट, बट सी दैट रेनफॉल मेकिंग द टेम्परेचर कूल इन विंटर would of course make no rainfall in summers would mean that the temperature would be higher than not usual। ठीक है ना, अच्छा देखें ये अभी हमने वाटर का चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो ये पार्ट भी करने के अभी हम काबिल नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर कीजिएगा जैसे आप इग्नोर करते हैं अपनी, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा तो फर्दर आगे सवाल है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि मैं अभी चाहता नहीं हूँ आप इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्वेश्चन को, आगे जाके जब मैं इंडस्ट्रीज वगैरह करा दूंगा तो उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो हमने अभी कोर्स ऑफ सिलेबस में देखा नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है। ठीक है ना, क्वेटा इज इन बलूचिस्तान बेटा, एट द वेस्टर्न साइड। खुल गया है बेटा इमाद। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए भाई, नेक्स्ट एक और सवाल कर लेते हैं बेटा। सो वील डू दिस वन मोर क्वेश्चन, एंड प्लीज कोई ये क्वेश्चन बुक में देख के मुझे बता दे कि अक्टूबर नवंबर 2014 का सवाल है, एंड अभी हम ये करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2014 का सवाल है। ठीक है ना, प्लीज अपने पास को खोल के रख लीजिएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोना डू इज अक्टूबर नवंबर 2014।
और गालिबन ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। सो बी एंड सी वी आर नॉट डूइंग बिकॉज बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है एंड वी हैव नॉट डन इंडस्ट्रीज यट, सो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट ऑन होल्ड। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड होते हैं, जो अभी हमने नहीं किए ना, पढ़ा भी नहीं हमने उनके बारे में, तो अभी इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि बहुत आसान सवाल है, हम रोड्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, लेकिन अभी जाहिर सी बात है हमने ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तभी हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, लेकिन एंड में ऑफ कोर्स ये सब चीजें हम जब अक्यूमुलेटेड सब पढ़ लेंगे तो एंड में हम इसको जरूर वापसी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ओके, लास्ट वाला पास्ट पेपर इज वाज ऑफ अक्टूबर नवंबर 2013। ठीक है, नहीं इंडस्ट्रीज इज अ स्पेसिफिक चैप्टर बेटा, तो इंडस्ट्रीज भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ बाद में करेंगे, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो बस खत्म हो गई बात बेटा, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, स्टडी फिगर 3, अ ग्राफ शोइंग रेनफॉल इन डर, खैबर पख्तूनख्वा। तो खैबर पख्तूनख्वा चित्राल के करीब एक शहर डर है, उसके आपको ग्राफ दिखाया हुआ है। ठीक है ना, एंड इस ग्राफ के अंदर रेनफॉल दिखाई हुई है। सो व्हाट इज द मिनिमम रेनफॉल एंड व्हेन डज इट अकर। अगर आप अपना ग्राफ देखें तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा कि मिनिमम रेनफॉल जो है वो मंथ में है, किस मंथ में बेटा, अक्टूबर के मंथ में। अच्छा, कभी भी ऐसा सवाल पेपर में आए और आपको पता है कि भाई चलो महीना तो अक्टूबर का है, बारिश कम क्या हो रही है बेटा, तो आप सिर्फ एक एक्सटेंशन करिएगा लाइन का, और इस एक्सटेंडेड लाइन को कंटिन्यू करके ले जाइएगा और देखिएगा ये कहाँ पे जाके हिट कर रही है। तो आपको देखिएगा ये 50 मिलीमीटर्स पर हिट कर रही है। तो आप इजीली लिख सकते हैं कि जो मिनिमम रेनफॉल है वो 50 mm है, और ये 50 mm की रेनफॉल हम कब एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेटा, अक्टूबर के महीने में। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम रेनफॉल एंड व्हेन डज इट अकर। तो ये व्हेन वाली बात अक्सर बच्चे लिखना भूल जाते हैं, प्लीज सवाल को गौर से पढ़ लीजिएगा कि एग्जामिनर मांग क्या रहा है। ठीक है, एंड उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। So what is the maximum rainfall and when does it occur? So if I look onto the graph and to find the maximum rainfall, I see that the maximum rainfall is in the month of March. अगर मार्च के महीने में देखूं तो बेटा मैक्सिमम रेनफॉल है, और ये मैक्सिमम रेनफॉल कितनी है भाई, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और आप देखें, अच्छा ये 250 से 300 का बार है, यानी कि ईच एंड एवरी बॉक्स शुड स्टैंड फॉर अराउंड 5, और ये 5 से थोड़ा सा कम है, अगर आप देखें तो ऊपर थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, तो आप इसको 254 कह सकते हैं। ठीक है ना, कितने mm भाई, 254 mm। ठीक है ना, तो मैंने आपको इसको रीडिंग करने का भी आइडिया दे दिया किस तरीके से आपने ग्राफ को रीड करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफॉल किस मंथ में थी, आई गेस मार्च में थी, और मार्च के महीने में कितनी रेनफॉल थी भाई, इट वॉज 254 mm। क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ मैक्सिमम रेनफॉल नहीं पूछा, उसने मुझसे ये भी पूछा है कब हुई, तो कब का मतलब मार्च लिख दूंगा, मैक्सिमम रेनफॉल कितनी हुई भाई, 254 mm। ठीक है ना, तो ये बेटा आपके पास एक इजी ग्राफ रीड करने का तरीका है। ठीक है ना, और हम इस तरीके से ग्राफ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मुझे सवाल पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स बिटवीन अक्टूबर एंड जून इज द रेनफॉल अबव 80 mm। यानी वो बोल रहा है अक्टूबर से जून तक के महीने देखो, और अक्टूबर से जून तक के महीने के बीच में कैलकुलेट मुझे करके बताओ कि भाई किन कौन कौन से ऐसे महीने थे जहां पर 80 mm से ऊपर रेनफॉल हुई है। So if I look on to the months from October, तो अक्टूबर से से लेकर जून तक, ठीक है, और मुझसे बोल रहे 80 mm। अगर मैं 80 mm का मार्कर देखूं तो ये बेटा मेरे पास मार्कर 100 mm का है, और 100 mm से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो ये कुछ मेरा मार्कर होगा 80 mm का। ठीक है, तो बेटा ये अगर आप देखें तो 50 से लेके 100 है। ठीक है, ये 100 mm का मार्कर आ गया, तो साइड पे कोने वाले बार पर मार्क कर लीजिएगा, ये 100 mm है, ये कितना है, 50 mm है। और अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो ये 10 बॉक्सेस हैं, तो ईच बॉक्स विल स्टैंड फॉर 5। ठीक है, यानी ये जो मेरे पास मेरा
पहला वाला बॉक्स है ये 55, दूसरा वाला बॉक्स 60, 65, 70, 75 और 80। जहां पे आपको 80 दिख जाए, आप क्या कर लिए, क्या करेंगे बेटा, आप इस 80 पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। किससे? स्केल की मदद से। तो यू विल यूज अ रूलर टू डू व्हाट बेटा, टू एक्सटेंड द 80 लाइन। एंड एज सून एज आप ये 80 की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, यू विल हैव टू एक्सटेंड इट इन सच अ वे। ठीक है। और अगर मैं जून से लेके अक्टूबर तक के महीने देखूं, तो अक्टूबर के बाद दिसंबर एक वाहिद महीना है जो आ रहा है कहां पर भाई, 80 के बार से ऊपर। अगर मैं जून से पहले देखूं, तो बेटा मई भी है, अप्रैल भी है, मार्च भी है, फेब भी है और जैन भी है। तो जैन हुआ एक, फेब हुआ दो, मार्च हुए तीन, अप्रैल हुआ चार, मई हुआ पांच और दिसंबर हुआ छह। तो 6 महीने टोटल ऐसे महीने हैं जहां पर 80 से ऊपर बारिश हुई, अक्टूबर से लेके जून तक के सफर में। ठीक है ना। तो देर आर टोटल हाउ मेनी मंथ्स बेटा, देर आर टोटल 6 मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू जून दैट हैव रेनफॉल अबव हाउ मेनी बेटा, 80 ठीक है। क्या सबको यहां तक बात क्लियर है? Is everything that I've made you do up till here clear to every one of you? If yes बेटा please do write yes in the chat box, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी सवाल हो ना बेटा, तो बेझिझक करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। ठीक है। हाउ डिड वी मेजर 80 ठीक है, वापसी करा देता हूँ चलो। देखो ना बेटा, उसने मुझे एक साइड पे, इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी मार्क्ड 50 एंड 100 एंड शोन मी दैट ईच एंड एवरी like 10 boxes stand for 50, the next 10 boxes stand for 100। ठीक है ना। और मुझे पता था भाई यहाँ पर कि मैं इसको वापसी रब कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब मैं इसको वापसी रब कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो मुझे पता है भाई, ये जो मेरा फर्स्ट मार्कर है ये 0 का है, ये सेकंड बोल्ड मार्कर मेरा 50 का है, और ये थर्ड बोल्ड मार्कर मेरा 100 का है। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी चीज कहाँ से देख ली है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बार से। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बार पर प्रॉपर बॉक्सेस नहीं थे, तो मेरे लिए मेजर करना आसान नहीं था। तो मैं चले गया राइट हैंड साइड वाले बार पर, क्योंकि उसे जगह इसलिए ही दी हुई है ताकि आपके लिए मार्किंग करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब मैं देखूं तो 50 और 100 के बीच में ही 80 आएगा। अब मैंने देखा टोटल, आप गिने इस बॉक्स को, कितने बॉक्सेस हैं, आपको देखेगा ये 50 और 100 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, और 50 का डिफरेंस है, यानी ईच बॉक्स 50 डिवाइडेड बाय 10 इज 5, यानी ईच बॉक्स स्टैंड्स फॉर 5 तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि 50, पहला बॉक्स 55, दूसरा बॉक्स 60, तीसरा बॉक्स 65 और चौथा बॉक्स 70, पांचवा बॉक्स वुड बी व्हाट बेटा, इट वुड बी 75। तो अगला छठा बॉक्स वुड ऑफ कोर्स बी व्हाट बेटा, 80। अगर ये 80 है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 80 वाली लाइन को क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। और इस 80 वाली लाइन को मैंने क्या किया बेटा, सिंपली मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है। और इसको एक्सटेंड करके ले गया कहाँ तक, वहां तक, अगले पॉइंट तक। और फिर मैंने आइडिया लगा लिया कि कौन सा बार ऊपर है और कौन से बार नीचे। ऑफ कोर्स मेरी लाइन थोड़ी ऊपर नीचे बनी, आप स्केल से बनाएंगे मोहतरमा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। वर्दा बेटा, इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको चीज समझ आ गई है बेटा। अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज मुझसे पूछ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हम ऑफ कोर्स यहाँ पर डिस्कशंस करने बैठे हैं, एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑफ कोर्स आई विल बी ऑलवेज देयर टू सॉल्व इट। ठीक है ना। So give two causes of high rainfall between October and June at डर। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई डर जो है उसमें अक्टूबर से जून में क्यों इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, अक्टूबर टू जून का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अगर आप देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ द मंथ्स क्या विंटर्स के हैं या नहीं है?
और मैंने आपको बता दिया डर चित्राल के पास है, यानी वेस्टर्न रीजन्स के अंदर है। और वेस्टर्न रीजन्स में हमेशा कौन सी बारिश आती है बेटा? वेस्टर्न डिप्रेशन। तो आप ऑफ कोर्स इसमें लिख सकते हैं द फर्स्ट कॉज व्हाई देयर इज सो मच रेनफॉल एट दिस साइड इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिप्रेशन। अच्छा, चित्राल और डर बेटा ऑफ कोर्स नॉर्दर्न पेशावर रीजन्स के अंदर है, तो वहाँ माउंटेन्स हैं, हिल्स है। और माउंटेन्स और हिल्स के लिए हम ऑलरेडी बारिश देख चुके हैं। कौन सी बारिश होती है बेटा? आप लिख सकते हैं रिलीफ रेनफॉल। तो आप दो कॉजेज बताने, आपने दोनों कॉजेज बता दिए कि भाई एक तो वेस्टर्न डिप्रेशन हिट करता है तभी बारिश होती है, दूसरा रिलीफ रेनफॉल की वजह से भी बारिश होती है। क्योंकि फर्दर मंथ्स भी तो है ना, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, उसमें क्यों बारिश हो रही है? तो उसमें बारिश हो रही है क्योंकि बेटा इधर हिट करता है, क्या हिट करता है? रिलीफ रेनफॉल हिट करती है। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, हाँ बेटा, रिलीफ रेनफॉल, शाबाश। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ समर रेनफॉल एट डर? अगर आप देखें डर पे तो समर में भी बारिश होती है, फॉर एग्जांपल द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। और समर्स में हमेशा बारिश क्यों होती है बेटा? समर्स में हमेशा बारिश क्यों होती है? व्हाई इज देयर रेनफॉल ओनली इन समर्स? सो ऑफ कोर्स देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज व्हाट? दैट इज मॉनसून। ठीक है सर। ओनली टू राइट द नेम्स। हाँ बेटा, क्योंकि उसने गिव बोला है ना, उसने एक्सप्लेन नहीं बोला, उसने डिस्क्राइब नहीं बोला, उसने आपसे कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी ना, उसने सिर्फ गिव बोला है ना। तो दो कॉजेज देनी है आपने, तो आपको उसमें कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिखोगे तो ऑफकोर्स नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ, उसने जब चीज मांगी नहीं है तो फिर क्यों होशियार बनना है? ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। ठीक है। मॉनसून, मॉनसून। क्योंकि बेटा पेशावर के पास है ना चित्राल और डर, तो वहां तक मानसून पहुंच जाता है अक्सर ना, तो आप मानसून लिख सकते हैं। ठीक है। और मानसून ही लिखना, क्योंकि यूजुअली जो इस साइड पर समर्स के अंदर बारिश होती है वो मानसून रेनफॉल की होती है। ठीक है ना। तो वो नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर भी मानसून हिट करता है अच्छा खासा। ठीक है। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को बेटा अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लेना मुझसे। इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये सवाल भी अच्छा सवाल था, इसमें हमने काफी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया, हमने देखी चीजें। ठीक है ना। आई होप सबको ग्राफ रीडिंग का मेथड भी समझ आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा। बस हम आखिरी कुछ चंद चीजें करेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट आई वुड वांट यू टू मूव ऑन टू। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ कौन सा सवाल करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हम एक और ग्राफ का सवाल करेंगे बेटा। इट इज अक्टूबर नवंबर 2016 का क्वेश्चन। सब अपने पास प्लीज अक्टूबर नवंबर 2016 का ये पेपर खोल लीजिएगा, जिसमें ये कुछ कराची का ग्राफ दिया हुआ है आपको। ठीक है, मंथली रेनफॉल इन कराची वाला। और इसका प्लीज मुझे बुकलेट का पेज नंबर भी बता दिएगा। सर वेस्टर्न डिप्रेशन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में? बेटा वो समर्स पूछ रहा है ना हसनैन, और समर्स के अंदर वेस्टर्न डिप्रेशन नहीं आता ना बच्चा, तो कैसे लिखूंगा वेस्टर्न डिप्रेशन? वेस्टर्न डिप्रेशन तो ऊपर लिख लिया ना ऑलरेडी, अक्टूबर से जून वाले मंथ्स में। ये तो जुलाई और अगस्त पूछ रहा है, यानी समर रेनफॉल पूछ रहा है। तो समर में बारिश हमेशा किसकी वजह से आती है बेटा? मानसून की वजह से आती है। पेज 37, ओके ओके ओके, पेज 37 खोल लीजिएगा बेटा। एंड पेज 37 के ऊपर आपको ये आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, अक्टूबर नवंबर 2016 का क्वेश्चन नंबर वन। अक्टूबर नवंबर 2016 का क्वेश्चन नंबर वन। मुजम्मिल ये क्या कर रहे हो बेटा? मुझे समझ नहीं आ रही ना, ये तुम क्यों खाली खाली चैट्स भेज रहे हो यार? मतलब क्या दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो गया? सर कैन यू डू 4 और 6 मार्कर सो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस? बेटा बाद में करेंगे, ठीक है ना। एवरीथिंग कम्स वन बाय वन, वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है ना। अभी मैं जरा ग्राफ रीडिंग सिखाऊंगा, इसके बाद में आपको ईच एंड एवरीथिंग कम विद अ स्टेप बेटा, तो वील मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना।
चलें। सो बेटा हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2016। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये मुझे कराची की रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा है। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर आस्क्ड मी, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डज कराची एक्सपीरियंस लेस देन 10 mm रेनफॉल। वही पुराना वाला सवाल, 10 mm से कम कब कब बारिश होती है बेटा। सो लेस देन 10 mm पूछ रहा है, तो 10 mm की लाइन उसने ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है मेरे लिए। ठीक है। तो पहला मंथ जो मैं इसमें देख सकता हूँ, ऑफ कोर्स जनवरी इज अ कंफर्म्ड मंथ, अप्रैल वुड बी अ कंफर्म्ड मंथ, मई भी है, जून भी है। देन वी हैव व्हाट बेटा, वी हैव अक्टूबर, वी हैव नवंबर, वी हैव दिसंबर। कितने मंथ्स हो गए बेटा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। 7 महीने ऐसे मंथ्स हैं बेटा जिसमें कराची में बारिश हो रही है। लेस देन हाउ मेनी mm बेटा? इट इज लेस देन 10 mm। ठीक है। सो सर्टेनली यू कैन राइट 10 mm एज अ आंसर। ठीक है। फर्दर अगर मैं आगे बढ़ूं तो एस्टिमेट द टोटल रेनफॉल इन कराची फॉर द पीरियड जुलाई टू सितंबर। तो जुलाई टू सितंबर के पीरियड में बेटा मुझे बारिश नोट करनी है कितनी हुई है। तो जुलाई टू सितंबर का मतलब है पहले आपको इसमें जुलाई ऐड करना पड़ेगा। और जुलाई अगर आप देखें तो बिल्कुल 80 और 90 के बीच में हिट कर रहा है। तो आप इसको 84 85 mm कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जुलाई टू सितंबर का मतलब इसमें अगस्त भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको सितंबर भी ऐड करना पड़ेगा। सो इफ आई ऐड अगस्त इनटू इट, तो अगस्त अगर आप देखें, सॉरी, तो वो तकरीबन 70 से थोड़ा नीचे, 2 स्पेसेस नीचे। तो यू कैन कंसिडर इट एज व्हाट बेटा, एज 68 mm। अगर आप सितंबर देखें तो सितंबर तो एग्जैक्ट 20 mm के ऊपर जाके हिट कर रहा है। तो आप इसको 20 mm लिख लीजिएगा। तो अब मुझे बताना है टोटल, तो मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू ऐड 85 प्लस 68 प्लस 20। 85 प्लस 68 प्लस 20 क्या होता है बेटा? प्लीज कोई मुझे बता दे। 85 प्लस 68 प्लस 20 क्या होता है? एक बहुत अच्छा मार्केट में सवाल आया है। मार्केट में सवाल आया है कि सर ऊपर वाले महीने में 8 महीने होने चाहिए, क्योंकि उसने लिखा है लेस देन 10 mm, उसमें फेब शामिल होना चाहिए। फेब मतलब फेब्रुवरी शामिल होना चाहिए। बेटा फेब 10 mm के मार्कर के ऊपर है। सो इट इज नॉट लेस देन 10 mm, इट इज इक्वल टू 10 mm। उसने बिल्कुल भी नहीं बोला इक्वल टू, उसने बोला लेस देन 10 mm। का मतलब 10 mm से कम का मतलब होता है 9.999999999 mm हो सकता है, 10 mm नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें फेब शामिल नहीं होगा। आई होप बेटा ओवेस आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। ठीक है ना। ज्योग्राफी में भी मैथ्स है, बिल्कुल है। ठीक है ना। 173, शाबाश भाई। चले, तो हम लिख लेंगे इधर भाई 173 mm। एक बच्चे का 181 आया है। आई डोंट थिंक बेटा इट विल ऐड अप टू 181। मेरे हिसाब से भी 173 होगा। 143, 148, 153 एंड 20, 173 बेटा। ओके, आगे आ जाएंगे। डिस्क्राइब ब्रीफली द क्लाइमेटिक रीजन इन विच कराची इज लोकेटेड। तो कौन सा क्लाइमेटिक रीजन है? हमने 4 क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े बेटा, कौन सा जोन लिख सकता हूँ इसमें बेटा? कोस्टल रीजन। तो ऑफ कोर्स कोस्टल रीजन के अंदर शामिल है ट्रॉपिकल साइक्लोन। आई डोंट थिंक ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ टाइप ऑफ रेनफॉल हेरा। ही इज आस्किंग यू अबाउट द रीजन। और हमने पाकिस्तान में 4 क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े हैं, हाईलैंड क्लाइमेट, लोलैंड क्लाइमेट, कोस्टल क्लाइमेट और एरिड क्लाइमेट। तो इसमें कोस्टल रीजन का क्लाइमेट आएगा। आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ट्रॉपिकल सेमी एरिड नहीं बेटा, कराची इज ऑन द कोस्ट। तो कोस्टल एरिया है ना कराची, हमने क्लास में डिस्कस भी किया है बहुत डिटेल में। यार क्या हो गया तुम लोगों को? इट इज ऑफ कोर्स कोस्टल एरिया, नॉट ट्रॉपिकल सेमी एरिड। और ट्रॉपिकल सेमी सेमी एरिड तो हमारे कोर्स ऑफ सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। हमने तो 4 क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े हैं, हाईलैंड, लोलैंड, कोस्टल एंड एरिड। तो बेटा कराची अगर कोस्ट पर है तो भले आप एक्सपीरियंस एरिड क्लाइमेट करें,
आपको उसको कंसिडर कोस्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस है। कौन सा इन्फ्लुएंस है बेटा? मैरी टाइम इन्फ्लुएंस है। सर इफ लेट्स से द एग्जैक्ट टेम्परेचर इज 30 एंड आई से 29, सो विल द एग्जामिनर एक्सेप्टेड? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता है। 2 डिग्री, दो दो ऊपर नीचे, मतलब 1 अबव एंड 1 डाउन इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना? कभी कभार 2 ऊपर नीचे, कभी कभार एक आध ऊपर नीचे, हाँ वही एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ा बहुत एरर एक्सेप्टेड है। What is the main source of rainfall in Karachi and from which direction do the winds come? Of course कराची में बारिश किसकी आती है बेटा? मॉनसून विंड्स की आती है। तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे बेटा मॉनसून रेनफॉल, ठीक है। और याद रखिएगा मॉनसून विंड्स किस डायरेक्शन में आती हैं? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। कौन सा डायरेक्शन है? मैंने क्लास में मैप ड्रॉ, वो डायरेक्शंस ड्रॉ करके भी बताया था। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी साउथ पे ट्रेवल करती है, लेकिन वेस्टर्न साइड पे, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ये इस तरीके से ट्रैवल करती है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। लिखेंगे अपने पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप अपने पास लिख लेंगे बेटा कौन सी डायरेक्शन? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यू कैन राइट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आई होप बेटा सबको इधर तक बात क्लियर है। इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लो। इफ इट्स क्लियर डू क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा। और ये साउथ वेस्ट वाली बात तो बेटा ऑफ कोर्स मैंने क्लास में बताई भी है, ठीक है ना? हमने इसको बाकायदा तौर पर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ भी किया था। शाबाश भाई, इफ यू गॉट इट करेक्ट। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है? क्या सबको ग्राफ रीड करने आ गया है? अच्छा देखें, एक चीज बता दूं कि 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है पेपर में। 6 मार्कर अभी तक मैंने कराया नहीं है, तो जाहिर सी बात है अभी टेस्ट भी नहीं होगा। पेपर में आता है 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। एंड 4 मार्क के क्वेश्चन में अनटिल अनलेस एग्जामिनर ने नहीं कहा ना गिव 4 रीजंस, होशियार बनकर किसी ने भी अगर 4 रीजन लिखे ना, घर पे आके मारूंगा। 4 मार्कर का क्राइटेरिया जस्ट नीड्स यू टू आइडेंटिफाई 2 रीजंस विथ प्रॉपर डेवलपमेंट, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 4 रीजंस लिख दिए और पागलपन कर दिया तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर सवाल कह दे सजेस्ट 4 रीजंस, गिव 4 रीजंस, मेंशन 4 रीजंस, तो 4 लिख लीजिएगा रीजन। सवाल नहीं कहेगा, सवाल कुछ भी नहीं कहेगा, बोलेगा डिस्क्राइब कर दो, डेवलप कर दो, तो 2 रीजंस प्लस 2 डेवलपमेंट वुड गिव यू 4 मार्क्स। 4 रीजंस लिखने से काम नहीं बनेगा उस केस के अंदर, until unless the examiner does not ask you to do so. I hope बेटा I made myself very clear up till here, ठीक है। अगर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझसे पूछ ले बेटा, वरना आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा इंशाल्लाह। फिर 4 मार्कर का भी तरीका समझाऊंगा, 6 मार्कर का भी तरीका समझाऊंगा, और हर चीज पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन टाइम बाय टाइम, आराम आराम से। जाहिर सी बात है एक दिन में सब कुछ तो नहीं कर सकता ना, आराम आराम से। आज ग्राफ समझाए हैं, ग्राफ के रीडिंग मेथड समझाए हैं, हो सबको समझ आया हो, आगे जाके और आपको चीजें समझाएंगे। घबराना नहीं बेटा किसी ने, क्योंकि बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। हसनैन आप पता नहीं बेटा क्लास में थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं, आप गायब थे। मैंने आप लोग को पूरा का पूरा बोर्ड पे बना के दिखाया आईफर वालों को कि किस तरीके से इंडिया से यूं करके हवाएं आती हैं, और फिर मैंने साइड पे वो कंपास वाली रीडिंग्स भी बना के दिखाई थी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है। पता नहीं किस नशे में खोए हुए होते हो, समझ नहीं आता है मुझे। क्यों हिस्ट्री का टेस्ट है भाई? ज्योग्राफी भी है ना यार, क्या हो गया है? क्यों हिस्ट्री है? अब तुमने पूछा है तो जाहिर सी बात है मैं बताऊंगा तो सही, मेरी जितनी भी हटी हुई हो। ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हसनैन साहब बेटा गौर से सुनिएगा बेटा बात को।
तो मैंने आपको क्लास में ये चीज बना के भी दिखाई थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ही बगल में बेटा कौन है? आपका सबसे बेहतरीन दोस्त इंडिया। और इंडिया के पास क्या है बेटा? बांग्लादेश। तो हमने क्लास में डायग्राम बना के देखी थी, इंडिया, पाकिस्तान और क्या, बांग्लादेश। बेटा आप कल नहीं आएंगे तो आप टेस्ट मिस करेंगे, और टेस्ट मिस करने की मैंने इजाजत नहीं दी। ये क्या बात हुई, टेस्ट है तो नहीं आऊंगा? कोई वजह दो, पेरेंट्स को बोलो, मैसेज करें, बताएं मुझे क्या वजह है ऐसी कि तुम्हें टेस्ट मिस करना पड़ रहा है। हसनैन बेटा क्लास में हो ना? हेलो 1 2 3। सुनो, अब बांग्लादेश के पास जो बे ऑफ बंगाल है, इस पे डेवलप हो गई क्या? मॉनसून विंड्स। अब मॉनसून विंड्स जो है, मॉनसून विंड्स ट्रैवल करती है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, और फिर इंडिया से किस तरफ आती है? पाकिस्तान। तो बेटा ये सब इधर है ना, बादल जमा हो जाते हैं। अब ये जाहिर सी बात है ट्रैवल करेंगे। क्या सबको इनके ट्रैवल का डायरेक्शन दिख रहा है? और मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये बादल इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने क्लास में ड्रॉ करके भी दिखाया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ऑफ कोर्स वो कुछ इस तरीके से डायगनली ट्रैवल कर रहे हैं साउथ और वेस्ट के बीच में। तो ऑफ कोर्स इसको क्या कहूंगा बेटा? साउथ वेस्ट कहूंगा। खूबसूरत सी मॉनसून विंड्स। क्लियर है बेटा हसनैन? पक्का? देख लो, नाराजगी तो होती रहेगी, तुम्हें समझ आया? थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार यार, बर्दाश्त कर लिया करा करो। आई होप बेटा हसनैन तुम्हें समझ आ गया होगा, और तुमने कंसंट्रेशन के साथ वापसी देख लिया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रेज हो जाता है यार कभी कभार, टेंशन नहीं लेना, ज्यादा घबराने की बात नहीं, ठीक है ना? बताऊंगा भाई, 100 मरतबा बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? लेकिन थोड़ा डांटूंगा फिर बता दूंगा। अच्छा जी, हम बढ़ रहे हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन फोर मार्कर थिंग अगेन? आई कॉट डिस्कनेक्टेड। नो बेटा, नो, सॉरी। फोर मार्कर थिंग एक्सप्लेन अगेन कर देता हूँ भाई, जब तक एग्जामिनर फोर मार्कर में ये ना बोले ना कि फोर रीजन लिखो, आप फोर रीजन नहीं लिखेंगे। अगर फोर मार्क का क्वेश्चन है, उसमें एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि गिव फोर रीजन, मेंशन फोर रीजन, सजेस्ट फोर रीजन, अगर एग्जामिनर ने ये नहीं कहा, तो आप क्या करेंगे? आप उसको दो रीजन प्लस डेवलपमेंट देंगे। अगर उसने नहीं कहा और आपने चार रीजन दे दिए, तो आपको दो ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको दो मार्क्स उसमें डेवलपमेंट के होते हैं। तो चार मार्कर के रीजन में जब तक, चार मार्कर में जब तक एग्जामिनर खुद चार रीजन ना बोल देना, होशियार बन के लिखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंडेबल है बात? यही बात हमने उस वक्त डिस्कस करी थी। सर ये रिकॉर्ड हो रही है ना? नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं हो रही। स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अच्छा हो रही है, माजरत, अभी स्टॉप कर दे।